हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VBA फन। और आज के इस वीडियो में हम एक अमेजिंग ट्रिक लाए हैं कि हाउ टू मैनेज योर एसेट। कंपनी का एसेट हो, ऑर्गेनाइजेशन का एसेट हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एसेट हो, या किसी भी तरह का एसेट रजिस्टर अगर आप मेंटेन करते हैं तो कैसे कर सकते हैं और हम क्यों करते हैं एसेट रजिस्टर। वो जितने भी फाइनेंस पर्सन हैं वो समझ रहे होंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है एसेट रजिस्टर को मेंटेन करना। आप मैनुअली अगर एसेट रजिस्टर को मेंटेन करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है कि एवरी टाइम कैलकुलेट करो, ऑटो कैलकुलेट करो, हमें किस साल का निकालना है ये हमें फिर उस फाइल में जाकर देखना होगा। इसमें क्या है कि आप एक ही बार में देख सकते हैं कि कितने साल कब से कब तक का देखना है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1/4/2020 से लेकर 2021 तक हम डेप्रिसिएट करेंगे, तो देखिए ये सारे का सारे कैलकुलेट हो गए कि इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है, इसका करंट डेप्रिसिएशन कितना है, इसका क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितना है, और WDV जो करंट वैल्यू वो कितना है। हम WDV पे ले रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अब दूसरा चीज आता है इसमें कि आप देखना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितना लगा, सेकेंड ईयर में कितना लगा, तो इसका भी डिटेल हम यहाँ पे बना रखे हैं। तो देखिएगा ईयर वाइज यहाँ पे 2011 के बाद ही इसमें कुछ परचेज हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो भी एसेट आप देखेंगे 2011 के बाद का परचेज है, 2010-11 का, राइट। इसीलिए ये 2011-12 से सारे डिप्रिसिएशन लगे हैं। इसके पहले जो भी अगर लगे हैं तो वो परचेज हुए होंगे उससे पहले का, राइट। प्लस इसमें एक चीज और है कि अगर सितंबर के बाद अगर कोई, जैसे ये 29/10 का परचेज हुआ है, तो आप देखिएगा इस पे जो पहला डेप्रिसिएशन होगा वो इसका 20% हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 40% बना रखा है। तो ये जस्ट हमने बना रखा है वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा कैलकुलेशन सही करता है या नहीं करता है। तो हम अगर इससे हाइड कर दें और यहाँ पे जस्ट आप इसी तरह जितने आपके एसेट क्लास हैं आप उतने सीट बना लीजिए, और जस्ट आपको यहाँ पे क्लास चेंज करना है, एसेट यहाँ पे डिटेल ऐड करना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ डालना है। अगर मान लीजिए मैं इसे 20% डेप्रिसिएशन कर दूं और कैलकुलेट कर दूं, ये 20% के रेट पे कैलकुलेट करेगा। इसे जितना भी रेट देना चाहे वो कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे सारे कैलकुलेशन यहाँ पे समराइज होकर दिखा रहे हैं कि टोटल एसेट वैल्यू हमारा कितना है, एड बिफोर सितंबर, एड आफ्टर सितंबर, डिस्पोजल कितना हुआ, प्रीवियस डिप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था, करंट डिप्रिसिएशन कितना लगा, टोटल डिप्रिसिएशन कितना है हमारे टोटल कंप्यूटर पे, इस पे हमने डिस्पोजल कितना किया, यानी हमने डिस्कार्ड अगर किया है तो हमने कितना किया है। और अब जो फाइनली 31 मार्च 2021 को कितना डिप्रिसिएशन लगा है टोटल, वो यहाँ हमें दिखाएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पे है और राइट ऑफ वैल्यू जो भी हमारा जो इस साल राइट अप करना है या डिस्कार्ड करना है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको भरना क्या है, ये सारे डिलीट करना है, इसकी जरूरत नहीं है। आपको जस्ट क्या भरना है कि यहाँ पे फंडेड बाई डालिए, या जो भी डालना है फंडेड बाई, मतलब कि एक किसके द्वारा किस प्रोजेक्ट के लिए परचेज हुआ है वो मैंने यहाँ पे डाला है। लोकेशन कहाँ पे है, ये हमारा लोकेशन कहाँ पे है, एसेट आईडी क्या है और ये किस कैटेगरी का है। अगर न्यू ईयर में जाकर इसका अगर न्यू एसेट आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप पुराना ओल्ड एसेट आईडी यहाँ रख सकते हैं और न्यू एसेट आईडी यहाँ बना सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, आइटम का डिस्क्रिप्शन दीजिए, बिल नंबर, बिल डेट, वेंडर का नाम और आइटम कितने, आइटम का कॉस्ट क्या है, ये डालना है केवल। और जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपके डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट हो गए हैं। और रिटर्न ऑफ, जिस डेट को रिटर्न ऑफ हो रहा है, जिस साल के एंड में रिटर्न ऑफ हो रहा है, उस डेट का, उस ईयर का डेट यहाँ पे डाल देना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्पोजल और हमारे डिस्कार्ड है उसकी वैल्यू को ही निकाल देगा, राइट। तो चलिए इसे हमने बनाया कैसे है ये हम आपको आज बताते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कैलकुलेशन में मैंने एक कोड लिख रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे, हम चलते हैं VBA में। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमने स्क्रीन अपडेटिंग और एक्सेल कैलकुलेशन मैनुअल कर दिया है। वो क्यों किया है मैनुअल, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। क्या फॉर्मूला लगाया है पहले ये बता दूं आपको कि यहाँ पे सारे एसेट जब आपके लिस्ट हो जाएंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ कर रहे हैं सम इफेस K13 to K9991, यानी जो हमारा K है ये इस एसेट कॉस्ट को जोड़ेगा, जहां पे ये डेट जो है I3 से I999 वो लेस देन होना चाहिए किससे, 1/4/20 से, यानी इससे अगर नीचे है तो ही हमारा स्टार्टिंग एसेट वैल्यू है वो माना जाएगा। और इसमें हमने क्या किया, जो लेस देन, आप यहाँ पे देखेंगे
इससे लेस देन, इससे ग्रेटर देन सेम वैल्यू है, सेम डेट को मैंने लिया है, क्राइटेरिया मेरा सेम, सम हमें इसे करना है, क्राइटेरिया रेंज हमारा ये है, और हमने क्या किया यहाँ पे ग्रेटर देन M3, यानी इससे बाद में परचेज किया गया हो, या सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू करना चाहिए, राइट, और इससे पहले ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 30/9 को भी अगर खरीदा जाएगा तो उस पर 50% ही डेप्रिसिएशन लगेगा। उसी तरह यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 30/9, तो यहाँ पे ग्रेटर देन रहेगा, और लेस देन इक्वल टू M3, यानी इसके बराबर और इसके नीचे परचेज हुआ हो तो वो बाद में परचेज माना जाएगा, राइट। और डिस्पोजल में हमने क्या किया है, जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे हमने इस टोटल एसेट में लिया है और जोड़ किसको रहे हैं कि इस तारीख, यहाँ पे देख लो, जो भी अगर N3 के बराबर है, एक इस डेट के बराबर में जो भी है वो उस साल का यहाँ पे डिस्पोजल माना जाएगा, राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कर दूं 1/4/19 कर दूं, तो देखिए कोई डिस्पोजल यहाँ नहीं है, डेट है डला हुआ बट यहाँ पे कोई डिस्कार्ड नहीं किया गया है, राइट। अब टोटल एसेट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे जोड़ देंगे, हमारा टोटल एसेट वैल्यू निकल जाएगा। आप अगर यहाँ पे जाएंगे और टोटल एसेट वैल्यू आप जो डिस्कार्ड हुए हैं उसे हटा दीजिए, मैं यहाँ पे जोड़ के आपको बता रहा हूँ, तो आप देखेंगे 669 ना 659, 669 659, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है कि प्रीवियस डेप्रिसिएशन, तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन में सिंपल मैंने लिया है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करंट डेप्रिसिएशन, ये हमारा प्रीवियस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। और करंट डेप्रिसिएशन क्या है, करंट डेप्रिसिएशन जस्ट हमने इसे काउंट कर लिया, क्योंकि अगर पहले का होगा तो वो लेगा ही, यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगा, तो इसीलिए करंट डेप्रिसिएशन जस्ट इसे आप सम कर देंगे। क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी जस्ट हम इसे क्यूमुलेटिव वाले रेंज को सम कर देंगे। डिस्पोजल में भी हम सेम लेंगे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, और कहाँ पे, जिसका N3 बराबर हो, यानी इसके बराबर यहाँ पे जो डेट हो वो उसी को जोड़ेगा। उसी तरह टोटल डेप्रिसिएशन को हमने जस्ट माइनस किया है, और ये सिंपल सा कैलकुलेशन है हमारा। और रिटर्न ऑफ वैल्यू को मैंने क्या किया कि यहाँ इसको मैंने जोड़ा, जो करंट वैल्यू है उसे जोड़ा, और जहाँ पे ये डेट इसके बराबर का डेट है, इसमें जो जो डेट है इस रेंज में उसके बराबर के वैल्यू को ये लेगा, राइट। तो इस तरह हमारे एसेट रजिस्टर का ये समरी तैयार हो जाता है। इसी तरह हम दूसरे क्लास के लिए हम इसे जस्ट कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब कोड जो बनाए हैं ये बटन हमेशा, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इसे मूव और कॉपी कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ व्हीकल और इसका 10%, और यहाँ पे ये सारे चीज हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे एक डाल देता हूँ, और ये 1/4/20 को परचेज हुआ, ये सब हमें हटा देना है। अब जैसे ही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे 1/4/20 को परचेज हुआ है, अगर हम इसे यही कर दें 1/4/21 तो इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सॉरी, इसकी एसेट वैल्यू हम डाल देते हैं 8 लाख डेप्रिसिएशन। तो देखिए अगर हमने ये 21 को खरीदे हैं लेकिन 21/3 तक कर रहे हैं तो कोई डेप्रिसिएशन इस पे नहीं है। लेकिन अगर इसी का परचेज हम अगर 20 कर दें तो 1 साल का, और इसका 1/4 न करके मान लीजिए कि इसका डेप्रिसिएशन करते हैं तो 10% 80,000 हो गया। लेकिन अगर यही अक्टूबर में परचेज हुआ है, हम अगर इसे डेप्रिसिएट करते हैं तो देखिए ये 40% हो गया, यहाँ पे करंट डेप्रिसिएशन 40,000 यानी 5% ही लगा है। तो ये सारे कैसे हुए हैं इसके लिए हम चलेंगे, यहाँ पे हमने बना रखा है, हमने विथ एक्टिव सीट इसीलिए डाला है कि जस्ट आप इस कॉपी को इसको आप कॉपी मूव करेंगे और कॉपी करेंगे और सेम उसी सीट के लिए वो काम करेगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि रेंज M3 से XFD999 क्लियर कंटेंट एंड Q12 टू XFD12 क्लियर कंटेंट। आप यहाँ देखेंगे पहले तो ये सारे को डिलीट करेगा, प्लस साथ में जो यहाँ पे अनहाइड किया हुआ, हाइड किया हुआ है, इसे भी क्लियर करेगा ये, राइट। अब यहाँ पे हम चलेंगे कि लास्ट रो हमारा क्या है। हम लास्ट रो किसका निकालेंगे कि जो हमारा ये एसेट है इसका लास्ट रो कहाँ, यानी कहाँ तक मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है। उसके बाद हम फोर एसेट रो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा तो 13 से। तो हम एक लूप चलाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लूप चलेगा, ये पूरा यहाँ तक एक लूप चलेगा। लूप क्या चलेगा
कि पहले इसका पूरे साल का निकालेगा जितना ईयर होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि ये अगर 2006 में परचेज हुआ है, 6 में परचेज हुआ है, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये वैल्यू आज की डेट में ये वैल्यू हो जाएगी। ये 2006 से निकालना शुरू कर दे। बेसिकली ये मैंने 2006 से किया है, हम आगे बताएंगे कैसे। हमने यहाँ पे किया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2006 टू राइट रेंज N3 4 -1। जो हमारा N3 है ये वाला है, इससे -1 यानी 1 4 20 तक ये निकालेगा। आप देखें यहाँ पे 20 21, क्योंकि 20 के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन दूसरा है। हम क्या कर रहे हैं कि सेल 12 FY कॉलम, यानी हमारा कॉलम क्या हो जाएगा, FY कॉलम हमने 16 किया है क्योंकि ये हमारा जो कॉलम नंबर है, ये जो हमारा कॉलम नंबर है ये 16 है। सॉरी, इससे अगर नंबर हम कर दें तो 16 है, 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो 16 से यानी 12 नंबर रो में 16 में क्या होगा, FY यानी 2006 होगा एंड हाइफन देकर FY +1 किया है। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे ईयर पहले डाल दे रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने ये पूरा लूप एक बार चलेगा और सारी की सारी वैल्यू को जैसे 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 इस तरह ये बढ़ाता हुआ जितनी बार आगे बढ़ेगा हमारा यहाँ पे कॉलम नंबर, फाइनेंशियल कॉलम जो है वो बढ़ता रहेगा, राइट। तो ये यहाँ पे हो गया। अब फिर से हम दोबारा लूप चलाएंगे, अब हम डेप्रिसिएशन के लिए चलाएंगे, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर से हम कॉलम को 16 बना देंगे और लिखेंगे रेंज M एंड एसेट रो इक्वल टू रेंज K एंड एसेट रो। मतलब क्या है कि M जो है हमारा, यहाँ पे आप देखिए M एंड एसेट रो, M हमारा क्या है, M में आप देखेंगे तो करंट वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही पहला लूप चले तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि सारी डेप्रिसिएशन जो है इसी के बेस पे कैलकुलेट हो। उसके बाद हम करेंगे फाइनेंशियल ईयर, हम सेट करेंगे फॉर FY, सेम लूप चलेगा यहाँ पे, ये लूप सेम यहाँ पे चलेगा। अब इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, रेंज I3, रेंज I3 यहाँ है हमारा, यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। उसके बाद सेट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट डेट एंड हाफ डेट। हमें पहले चेक करना होगा कि हमें उसको बताना होगा कि अगर इसके पहले परचेज किया हो, अगर सितंबर से पहले परचेज किया हो तो उस पर 50% लगे, सितंबर के बाद का परचेज हो तो उस पर सितंबर से पहले का परचेज हो तो उस पर 100% डेप्रिसिएशन चार्ज हो, और सितंबर के बाद परचेज हो तो उस पर 50% जो भी उसका रेट है उसका 50% चार्ज हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट निकाल लिया, क्या है, डेट सीरियल 1 4 और FY, जो भी हमारा FY है वो हमारा स्टार्ट डेट हो गया। और हाफ डेट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 30/9 और फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जिस लूप में चलेगा। अब परचेज डेट हमारा क्या है, तो परचेज डेट हमारा है रेंज I एंड एसेट रो। ये I होगा क्योंकि लूप चल रहा है, यहां से लेकर नीचे तक चलेगा, तो एसेट रो हमारा I है, तो I में हमारा परचेज डेट हो गया ये I, राइट। देन करेंगे इफ परचेज डेट लेस देन इक्वल टू डेट सीरियल फाइनेंशियल ईयर +1, मतलब अगर 6 है तो 7 31 मार्च 2007 से नीचे हो तो क्या होगा ये, तो ये कुछ क्या करेगा, इफ परचेज डेट लेस देन इक्वल टू डेट सीरियल 31/3/2007 देन चेक वेदर आइटम परचेज और नॉट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, कि इस फाइनेंशियल ईयर में परचेज हुआ है या इसके पहले ऑलरेडी परचेज हो रखा है या नहीं हो रखा है। जो हमने बताया ना यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि इसे हम 21 कर देते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं तो इस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो ये चेक कर रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में परचेज है या नहीं है, तो नहीं परचेज है, इससे पहले या इस फाइनेंशियल ईयर में, तो ये चेक कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे चेक कर रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि इफ परचेज डेट लेस देन इक्वल टू हाफ डेट, हाफ डेट हमारा कौन है, ये है, यानी इससे कम हो या परचेज डेट ग्रेटर देन स्टार्ट डेट और इससे ज्यादा हो तो क्या होगा, ये हम लिख रहे हैं चेक वेदर इट इज परचेज बिफोर और आफ्टर ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें करेंगे अगर ये निकलता है कि हाफ डेट से पहले और जो हमारा स्टार्ट डेट है उसके बाद परचेज हुआ है तो उस पर क्या लगेगा, क्योंकि उस पर 100% लगेगा, तो हमने सेल एसेट रो FY कॉलम नंबर क्या है 6, जो हमारा इस कॉलम में जाएगा। तो एसेट रो हमारा जो भी लूप चलेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर लूप चला तो इसका एसेट रो देखेगा कितना नंबर एसेट रो है जो भी है, और FY कॉलम क्या है ये है, तो यहाँ पे चेक करेगा और यहाँ पे क्या डालेगा, ये सेल एसेट रो M इंटू ROD, राइट। ROD हमारा क्या है, जो भी परसेंटेज है वो है,
प्लस सेल हमारा कौन सा है, एसेट रो, और एम में हमारा क्या है, ये करेंट वैल्यू रहेगा। तो करेंट वैल्यू पे वो डेप्रिसिएशन को चार्ज करेगा, राइट। और अगर परचेज नहीं है तो क्या करेगा, यानी अगर उसके बाद 30 नवंबर के बाद अगर परचेज है तो क्या होगा, तो इफ परचेज लेस देन स्टार्ट डेट देन उस पे 100% चार्ज करेगा। इज अगर स्टार्ट डेट से नीचे है, स्टार्ट डेट हमारा क्या है, स्टार्ट डेट हमारा है फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट यानी 1 अप्रैल। तो अगर उससे पहले परचेज किया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो पूरे साल का, पिछले साल का है, तो उस पर वो 100% डिप्रिसिएशन चार्ज करेगा। और नहीं अगर इसके बीच में है, करेंट ईयर में परचेज हुआ है लेकिन वो 30/9 से पहले का है, तो उस पर वो 50% चार्ज करेगा। इसको मैंने क्या किया, एसेट रो FY कॉलम इक्वल टू सेल एसेट रो M इंटू ROD डिवाइडेड बाई 2, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम क्या कर रहे हैं कि जब ये कैलकुलेशन कर लेगा, फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन कर देगा, तो अब हमें करेंट वैल्यू डालना है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 40,000 डाल दिए या 80,000 आ गया यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6-7 में 7,60,000। इसीलिए यहाँ पे अब हम वैल्यू डाल रहे हैं कि सेल एसेट रो M इक्वल टू सेल एसेट रो M माइनस सेल एसेट रो कॉमा FY कॉलम, यानी जो हमारा कॉलम नंबर है 16, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर देगा, यानी यहाँ पे हम WDV निकालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे O में क्या करेंगे, वो हमारा यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे O कॉलम में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, तो हम यहाँ पे करेंगे एसेट रो O इक्वल टू सेल एसेट रो O प्लस सेल एसेट रो FY कॉलम। मतलब ऑलरेडी अगर पहले लग चुका है उस पे, यहाँ पे अगर डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटिव 40,000 हो गया तो इस ईयर में जो भी लगेगा डेप्रिसिएशन वो इसमें प्लस कर देगा। और करंट डेप्रिसिएशन क्या होगा कि अगर इसका जो वैल्यू अगर 2006-07 का निकाल रहे हैं तो 2006-07 का जो वैल्यू निकलेगा वो यहाँ डाल देगा। अगर ये 2021-20 का है तो उसकी वैल्यू को उठाएगा और यहाँ डालते चलेगा ये बार बार। तो सेल एसेट रो N एंड सेल एसेट रो कॉमा FY कॉलम, यानी क्योंकि ये हमारा करंट ईयर का होगा, जो भी ईयर यहाँ डालेंगे उस ईयर का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डाल देगा करंट ईयर का, राइट। इस तरह हमारा कॉलम फिर से बढ़ेगा, जब इस वाले का वैल्यू उठाएगा यहाँ डाल देगा, यहाँ डाल देगा, फिर ये इस वाले कॉलम में आएगा। इस तरह करते करते ये जितनी बार जितना साल है, जैसे कि जितने साल आपने यहाँ पे दिया 21, तो ये 21 तक जाएगा और ये वहाँ तक कल लूप चलेगा बार बार। और उसके बाद लूप चलने के बाद फिर ये दूसरे रो में आएगा, फिर दूसरे रो में लूप चलेगा। उसके बाद हम जो हमने फॉल्स कर रखा था उसे ट्रू कर देंगे और कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक पे डाल देंगे। अब इसमें एक चीज देखिए कि यहाँ पे मैंने 2006 दिया है, इसको अगर आपको 2000 करना है तो 2000 कर सकते हैं, यहाँ पे बस चेंज करना होगा। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आप, तो देखिए ये 2000 से स्टार्ट हो गया। तो आपको कोड में जाकर यहाँ चेंज करना है। आप इसे डायनामिक भी बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पे एक हेल्पर सेल लेना होगा कि कब से किस ईयर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। या एक दूसरा और लगाना होगा कि इसका सबसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, ओके। तो वो निकालने के बाद आप इसको डायनामिक बना सकते हैं, बट मैंने इसे अभी उतना डायनामिक नहीं बनाया है। अगर आप बनाना चाहें तो इसमें जस्ट ये कर सकते हैं कि इसका सबसे मिनिमम निकालना होगा आपको, कि यहाँ पे इतने सारे आइटम हैं, अब इसमें सबसे मिनिमम फाइनेंशियल ईयर क्या है। मिनिमम फाइनेंशियल ईयर आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मीन का फंक्शन करते हैं और इसे सिलेक्ट करते हैं, तो ये क्या आया, यानी मिनिमम आपका जो डेट है वो 30/6/2010 है, राइट। तो 30/6/2010 का मतलब क्या हो गया ये, यानी 10/11। तो हम यहाँ पे मिनिमम का यूज करेंगे, एप्लीकेशन.वर्कशीट फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर से हमें स्टार्ट करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर कोई क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।